सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एक बार फिर दुनिया को कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट घेर रहा है और ये वेरिएंट कहा जा रहा है इंडियन डेल्टा से कहीं ज़्यादा खतरनाक है और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और तेज़ी से ये दुनिया भर को घेर रहा है। अफ्रीका से ये वायरस निकला है, ओमिक्रॉन इसका नाम कहा जा रहा है। ये वायरस कितनी तबाही मचाएगा और क्या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है क्या उन्हें दोबारा वैक्सीनेशन लेनी होगी? क्या दोबारा से सफरी पाबंदियां लग जाएंगी सारी दुनिया के अंदर? क्या दोबारा से इकनॉमिक सूरत हाल ख़राब होगी? क्या होगा? क्या इस वेरिएंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल दिखा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साद ज़हीर साहब अमेरिका से। होमलैंड सिक्योरिटी की वबाई अमराज से मुतालिक जो मामला को देखने वाली कमेटी है उसको देखते हैं और हमेशा बहुत पहले सूरत हाल के ऊपर नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। डॉक्टर साहब, ये क्या सूरत हाल बनने जा रही है? आपने चंद रोज पहले बता दिया था कि एक ऐसा वेरिएंट आ रहा है जो काबू में नहीं है और वो यूरोप के अंदर और उसके बाद अमेरिका के अंदर सूरत हाल हो सकती है। आपकी सारी रिसर्च के मुताबिक, आपके डेटा के मुताबिक क्या होने जा रहा है दुनिया के अंदर? फैसल साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है। इस वक्त इंतहाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखा जा रहा है। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स। एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो थ्योरेटिकली आप उनको देखते हैं कि उनकी किस तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं, और एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स हैं जिनमें बेटा, डेल्टा और अभी ओमिक्रॉन जो है वो शामिल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो स्टडीज की हैं और साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने पेशेंट इन्फेक्टेड देखे हैं उनमें उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक डिफरेंट काइंड की सिम्टोमेटोलॉजी या अलामतें उन लोगों में देखी जा रही हैं। और वो चूँकि साउथ अफ्रीका का सिस्टम सर्वेलेंस काफ़ी इन प्लेस और बेहतर है बाकी मुल्कों के मुकाबले में, तो उन्होंने ये देखा है कि जिस तरह इंडियन डेल्टा जो कि काफ़ी देर तक नोटिफाई नहीं हो सका था और सर्वेलेंस से कैप्चर नहीं हो सका था, उसके बरक्स एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है वो काफ़ी जल्दी विद इन वीक्स जो है वो सामने आया। साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, मेडिकल सोसाइटी के, उन्होंने इस सिलसिले में बताया है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, स्पेशली वो जिनको वैक्सीनेशन हुई हुई थी, मतलब 50% के करीब, और 50% वो थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई थी, जो बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है क्योंकि आप किसी भी मुल्क में 99% या 90% अनवैक्सीनेटेड में देखते हैं। और जो सिम्टम्स थे, अलामतें, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। लोगों को फटीग, टायर्डनेस थी, एटिपिकल सिम्टम्स थे। जो टिपिकल सिम्टम्स जिस तरह कॉफ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, उनके बरक्स फटीग के, जोड़ों में दर्द, इस तरह के सिम्टम्स के साथ आ रहे थे। और बच्चों की पॉपुलेशन काफ़ी इसमें इन्वॉल्व थी, काफ़ी बच्चे भी एज अ मरीज दाखिल कराए गए थे जब इनके टेस्ट की। जी ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, ये हम ऐसा लगता है कि पहले भी इस तरह के सिनेरियो से गुजरे हैं। ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में आपने बताया पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है और अलार्मिंग सूरत हाल यूरोप के अंदर है। अब ये जो अगला महीना है उसमें क्रिसमस है, न्यू ईयर है, लोग बहुत पार्टीज करेंगे सारी दुनिया के अंदर, खुसूसन यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। आपके ख्याल में अगर इस वेरिएंट को काबू नहीं किया गया, वो इस्लाहात नहीं हुई, वो वैक्सीनेशन का पीरियड ज़ाहिर टाइम नहीं है, तो होगा क्या? फिर मार्च में, फरवरी में दुनिया में क्या नक्शा होगा? चाइना की CDC जो है, उन्होंने कहा था कि अगर वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते तो चाइना में एक अमेरिका जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जिसमें 6 से 7 लाख अमवात हो सकती हैं। हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो भर सकते हैं मरीजों से और हॉस्पिटल सिस्टम जो हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं। 6 से 7 लाख लोग मर सकते हैं। जी। और जो यूरोपियन यूनियन है वो इस सिलसिले में काफ़ी टाइम बाई करने की कोशिश कर रही है ताकि इस वायरस के बारे में डेटा कलेक्ट किया जा सके। उसके अलावा उसमें कुछ जो वायरस है उसमें कुछ अलामतें बीटा और कुछ डेल्टा की हैं। जो डेल्टा की अलामतें हैं वो ये हैं कि इम्यून एस्केप है बीटा और डेल्टा का,
वो ये होता है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ली हुई है तो उसके बावजूद इम्यूनिटी हासिल नहीं होती इस वायरस के खिलाफ। अच्छा तो डॉक्टर साहब ये वैक्सीनेशन सबने ली हुई है, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो जैसी सूरत हाल आप यूरोप में बता रहे हैं और क्रिसमस के बाद जो सूरत हाल हो सकती है सारी दुनिया में, जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन ली हुई है उनका इम्यूनिटी का इस वक्त स्टेटस आपके ख्याल में क्या होगा? और ये नया जो वेरिएंट है वो जब अटैक करेगा तो क्या हो सकता है फिर? मैंने जैसे फैसला आपने कहा है कि ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, ख़ास तौर पे अगर वैक्सीनेशन नहीं ली, क्योंकि जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी और काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं अभी तक। ओमिक्रॉन के अलावा बाकी जो जितने भी वेरिएंट्स आए हैं देयर ऑल कवर्ड बाय द इम्यूनाइजेशन, सो इम्यूनाइजेशन उनको कवर कर रही थी। अभी हम ज़्यादातर जो मेडिकल माहिरीन है वो इसी पे मुत्तफिक हैं कि ये वेरिएंट भी कवर्ड होगा, मोर देन लाइकली। अनफॉर्चुनेटली क्या डॉक्टर साहब ये भी सूरत हाल दुनिया भर में बन सकती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लोगों को और भी वैक्सीनेशन की जरूरत हो, उनको कोई बूस्टर लेने की जरूरत हो या ले लिया जाए? आप क्या देख रहे हैं, अगला फोरकास्ट क्या होगा? WHO ने जो बयान दिया वो बयान आपने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा। WHO ऐसा लगता है कि आपको फॉलो कर रही है, होमलैंड सिक्योरिटी की रिसर्च को, उन चीज़ों को जो है फॉलो कर रही है। हम क्या ये सोचें कि आइंदा हर पाकिस्तानी ने, दुनिया भर में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने वैक्सीनेशन लेनी होगी, उन्हें बूस्टर लेना पड़ेगा? जी, वैसे बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। ये जो रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट बाइडेन को भी हमने भेजी है और WHO और चाइनीज और यूरोपियन यूनियन की CDC के साथ भी शेयर की जा रही है। और ये मुत्तफिका अमीना राय है कि आपने वैक्सीनेशन स्पेशली बूस्टर, जो एक नई बूस्टर भी फाइजर और दूसरी लेके आ रहे हैं, उसको लगाना होगा ताकि इम्यूनिटी इसके खिलाफ ज्यादा हो। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं, क्राउडेड एनवायरनमेंट्स में ना जाएं, कॉन्ग्रेगेशंस को अवॉइड करें। तो जैसे कि पहले कर रहे थे उनको हमने मोर स्ट्रिंजेंट तरीके से अप्लाई करना होगा। जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको एक तो वो बाइंग टाइम के लिए भी हैं कि डेटा को ओमिक्रॉन को स्टडी किया जाए कि क्या किस तरह ये अटैक करता है, इसमें कितने % चांसेस हैं कि वैक्सीनेशन जो है इस पर असर नहीं करती, इनके खिलाफ किस किस्म की एंटीबॉडीज काम कर सकती हैं। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ये भी फ़ायदा देंगी कि उन मुल्कों से जहां ये ओमिक्रॉन के काफ़ी हज़ारों केसेस आए हुए हैं उनसे आने जाने में पाबंदी की जाए। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सफरी पाबंदी है वो बिल्कुल जायज़ हैं और आगे बढ़ेंगी और पाबंदियां लगेंगी और इकोनॉमिक सूरत हाल होगी। और आपने जैसे बताया 6 से 7 लाख लोग जो हैं वो क्रिसमस के बाद इस दुनिया से जा सकते हैं इस नए वेरिएंट की वजह से। अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन हम आपसे रब्ता करते रहेंगे और आपसे जानते रहेंगे कि सूरत हाल किस सिम जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगली स्टोरी की तरफ चलता हूँ। नसरत टावर, हमने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा, पुलिस का लाठीचार्ज देखा, ऐसे लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, रोज़गार के मौके पैदा करते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लेकर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो दिन गया, उसके बाद तमाम सियासी पार्टियां आके आबाद के साथ खड़ी हो गई। आबाद ने स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब होगा क्या, ये टूटता रहेगा या जो इल्तिजा है, जो अपील है, दरखास्तें हैं, वो उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। इमरान खान कुछ करेंगे, आर्मी चीफ कुछ करेंगे, क्योंकि अब खुलकर बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिन लोगों ने ऑर्डर्स किए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ये घर थे उनको मुआवजा नहीं मिला। स्ट्राइक जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही टू द पॉइंट है। ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 144 अब कमिश्नर कराची ने नसरत टावर के इर्द गिर्द लगा दिया है, लोग जमा नहीं हो सकते और बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, तो आबाद के पास अब ऑप्शन क्या है? मेरे साथ इस वक्त आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्राइक तो आपने की है, लोग आपके साथ हैं, सियासी जमातें आपके साथ हैं, बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ है, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके साथ नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है? हम आला अदालत से आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई लार्जर बेंच बना दें। कोई लोगों को एहसास महरूमी हो रही है, लोग समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फ़ैसले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए अलग फैसला है,
बहरिया टाउन के लिए अलग फ़ैसला है, बनी गाला के लिए अलग फ़ैसला है, और एक आम कराची के लोगों के लिए अलग फ़ैसला है। कोई रेगुलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं ऐसा है? अगर कोई गलती भी है तो रेगुलाइजेशन आप सब जगह किया आपने, और यहाँ नहीं कर रहे। और यहाँ ना आपने इदारों को बुलाया, ना आपने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जिन्होंने ज़मीन दी, तो कारोबार कैसे होगा? अगर लोग हमारे घर पे आएंगे और आज ये बिल्डिंग टूटेगी और आप कहें बिल्डर देगा, तो कहाँ से देगा? तो ये वैसे भी कैंसर में जो मालिक है, आप उसको चेक कर लें, उसकी स्टेज ऑफ कैंसर क्या है आपको पता चल जाएगा। पहले 2 बिल्डिंगें लगी, वो लोगों का भी यही हाल हुआ। एक अल्लाह को प्यारा हो तो लोग सरवाइव नहीं करेंगे ना। रॉयल पार्क के अंदर लोगों को मुआवजा मिला, वो सब लोग रोल रहे हैं। उसमें से एक मालिक का इंतकाल हो गया, दूसरे को कैंसर हो गया, खालिद मसूद को, वो अपनी सेहतयाबी के अंदर हैं। उस फैसले के अंदर भी लोगों को कुछ नहीं मिला, इस फैसले के अंदर भी लोगों को। अब होगा क्या? फ़र्ज़ करें आपकी बात, ये जो आपकी अपील है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है सियासी जमातों की, रूहानी तो लोग भी आपके साथ आ गए हैं, समाजी लोग भी साथ आ गए, सब साथ आ गए, लेकिन नहीं मानते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले भी उन्होंने नहीं माना, अब भी नहीं मानेंगे, फैसले के ऊपर कायम रहेंगे। हड़ताल आपकी कब तक रहेगी फिर? जब तक हमें ये ना बताया जाए कि आइंदा अगर कोई अप्रूवल है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, उस अप्रूवल को माना जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट भी माने, हाई कोर्ट भी माने, हाई कोर्ट दे दे, सुप्रीम कोर्ट वो अप्रूवल दे दे, वो नैब भी माने, वो FIA भी माने, वो बाकी एजेंसी। एक दफ़ा अप्रूवल लेने के बाद, आम आदमियों का पैसा लगने के बाद अगर प्रोजेक्ट को प्रॉब्लम होता है तो ये तो कराची के ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तान लोगों का पैसा है। 17 इदारों का अप्रूवल के बाद कोई एक और अथॉरिटी बन जाए जहां से उन सारी अप्रूवल के ऊपर स्टैंप लग जाए और तय हो कि ये अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ हम ये चाहते हैं 17 रखें, 1 रखें, आप यूनाइटेड नेशन को दे दें, आप किसी और को दे दें, कम से कम ऐसा तो ना हो कि बिल्डिंग बनने के 5 साल के बाद अचानक किसी आदमी को पता चले कि ये बिल्डिंग इलीगल है। 5 साल रहते हुए थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं हुआ इंटरेस्ट, 5 साल से लोग रह रहे हैं, और उसके बाद वो लोग हमारे घरों पे आबाद आके कह रहे हैं कि आप डिसाइड कराएं। आबाद क्या इदारा है? एक एसोसिएशन है जिसको आप कह रहे हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर देखो शहर का, आप बताओ सब इलीगल बिल्डिंग क्या है। हम कोई गवर्नमेंट है? हम कोई इदारा है? हम तो रोड पे खड़े होकर मार खा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर हमको मार रही है और कह रहे हैं आप जाके करें सब। ये आबाद का काम है। आबाद एक ट्रेड बॉडी है, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ट्रेड बॉडी है ये गवर्नमेंट या हुकूमत नहीं है। और ट्रेड बॉडी जब बाहर निकलती है टैक्स देने वाली, उसकी हम बहुत पिटाई करते हैं। हाँ, ये बहुत मजम्मत हर जगह से की गई है। पुलिस ने ऐसे कैसे किया, लाठीचार्ज कैसे हुई, आंसू गैस ऐसे लोगों पे कैसे चला जो रोज़गार देते हैं, जो इंडस्ट्री को चलाते हैं। तजाद नज़र आए इमरान खान साहब की पॉलिसी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसी, और ग्राउंड पर जो कुछ हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब ये जो हम इस वक्त कहाँ पहुँचे, मोहसिन शेखानी साहब, हमारी सिमत क्या है? कल पहला वर्किंग डे होगा, कल आपने बहुत हैवी डे गुजारा, आज लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, हर जगह पे ये बात हो रही है। चांसेस क्या हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको लार्जर बेंच की तरफ नहीं जाते, आप अपील करते हैं और पहले भी मुस्तरद हुआ है, अभी दोबारा मुस्तरद हो जाता है, तो इसका मतलब ये टूटेगा तो जाहिर है इसके बाद और बिल्डिंगें टूटेंगी। इससे पहले भी बिल्डिंगें थी। वैसे आबाद ने अगर रॉयल पार्क वाले मामले के ऊपर इसी तरह का स्टैंड लिया होता जैसा नस्ला के ऊपर लिया है, तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता। अगर रॉयल पार्क में वो ऑनर हमारे साथ उसी तरह खड़ा होता और लोगों के साथ वो बार्गेन उसी तरह हम खड़े होते, वहाँ पे कुछ और मसाइल ऑनर के आए थे जिसकी वजह से वो हम तो शुरू किया था, हमने खड़ा तो देखे, हमारा तो मेंबर है, लेकिन हमें भी तो देखना है कि वो कितना खड़ा है। वो कहीं आगे पीछे होगा तो हमें जवाब देना है, हमें भी तो पता हो कि वो हमारे साथ कितना खड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो लोग आपके पास आए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के आए, आपके साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे एसोसिएशन के लीडर्स आए, मैं उनको सुनवाना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके नुक्ता नज़र में फ़र्क तो नहीं आ जाएगा किसी वजह से जो इन्होंने कहा है। ज़रा सुनिए कल हमारे सियासी रहनुमाओं ने क्या फरमाया, आबाद की हड़ताल पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की। ये तमाम सियासी जमातें कराची की और भी बहुत सारे लीडरान थे जो कल उन्होंने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया। कोई ऐसा स्टेटमेंट अब तक नहीं आया जो अदालती फैसले के साथ खड़ा हो।
फैसला आने के बाद सब अपनी राय दे सकते हैं अदालत का एहतराम करते हुए, लेकिन कोई समाजी रहनुमा, सियासी रहनुमा, ताजिर रहनुमा, आम शहरी वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी कोशिश होगी मैं किसी आइनी माहिर से भी इस पर बात करूँ। हमें फयाज इलियास साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, आबाद के साबिक चेयरमैन है। लेकिन मोहसिन साहब, जब सारी राय आपके साथ है, सारा हल्के अहबाब आपके साथ हैं, मुख्तलिफ मकाते में फ़िक्र के लोग आपके साथ हैं, ट्रेड इंडस्ट्री आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ, PTI आपके साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, MQM के सारे धड़े आपके साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, मुख्तलिफ फलाही इदारों के रहनुमा आपके साथ खड़े हैं। कोई ऐसा लग नहीं रहा पाकिस्तान में जो आपके साथ नहीं है, लेकिन फैसला आपके खिलाफ है। अब मैं एक सवाल जो कल मैंने किया था रऊफ अख्तर फारूकी साहब से, आपसे करना चाहता हूं, फयाज इलियास साहब से भी चाहूंगा जवाब मिले। कराची का आम आदमी या ओवरसीज पाकिस्तानी वो एक फ्लैट लेना चाहता है, एक घर लेना चाहता है, एक प्लॉट लेना चाहता है, वो कैसे लेगा? किसके पास जाए कि हाँ ये सनद लीगल नहीं है, ये डिग्री लीगल नहीं है और कल कोई भी आके मेरी बिल्डिंग को बम से उड़ाने का ऑर्डर दे सकता है? फैसल भाई, हमने जो अपना कारोबार बंद किया, हम उसमें यही तो लिख रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन करें, आप कोई ऐसा कानून बनाएं कि कोई आदमी भी, अगर आपकी इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं, मेरा डेट ऑफ बर्थ है या मेरी पासपोर्ट है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या डॉक्यूमेंट है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डॉक्यूमेंट है। तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं है तो उसके बाद कारोबार ही नहीं हो सकता। तो आबाद कम से कम ये चीज तो तय कराए ना एसोसिएशन, है कोर्ट में जाएं सर, कोर्ट में जाकर आप नस्ला को साइड पे रखें, रॉयल पार्क को साइड में रखें, मक्का टेरेस को साइड पे रखें, आप बोलें भाई कोई एक तरीकेकार सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे। हमारा मेन यही है स्ट्राइक में, आपने देखा हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम नस्ला टावर के अगेंस्ट नहीं कर रहे, हम तो ये अवेयरनेस के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि बाद में इस तरीके से हम तो चाहते हैं कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन हो ताकि रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो, ऐसी रजिस्ट्रेशन हो कि एक दफ़ा कोई NOC मिल जाए उसके बाद कोई इदारा, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है जी, कोई भी इदारा ना रोके उसको जब तक उसमें ऐसी कोई वायलेशन ना हो। अब एक साबिक जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जस्टिस साहब, बहुत अहम मामला है, सारी सियासी जमातें, तमाम ट्रेड बॉडीज़, आबाद, सब नस्ला टावर के अंदर एक पेज पर नज़र आते हैं। लोगों के अंदर आहें हैं, सिसकियाँ हैं, रोना है, पीटना है, नफ्सियाती मामला आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सब एहतराम कर रहे हैं। फैसले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर तनकीद हो रही है, आप भी देख रहे होंगे मुसलसल ये सारी चीज़ के, आपके ख्याल में आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके अंदर उन्होंने यकीनन पॉइंट आउट किया होगा कि ये जो बिल्डिंग बनी थी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों थी ये भी उसमें जजमेंट में मौजूद होगा। तो अब जिन लोगों के मुतालिक, जिन अदारों के मुतालिक जजमेंट में बताया गया है, ज़रूरत यह है कि सिंध गवर्नमेंट इमीडिएटली उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारे खास तौर से कि हमारे यहाँ जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के साथ डीलिंग करते हैं या अप्रूवल की डीलिंग करते हैं, वो सब करप्ट हैं, इंतहाई करप्ट हैं, और वो पैसे लेके जो मर्जी उनसे काम करा लो। तो अब वो सिंध गवर्नमेंट खुद इनके पीछे कैसे पड़ेगी, क्यों करेगी? यही वजह है कि अभी तक आपने देख लिया इतने अरसे से जजमेंट आ गई थी और वो उसको गिराने की ऑर्डर भी हो गया, गिरना भी शुरू हो गई। वो इसी बात से गिरी कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर को सबको बुला करके कहा। तो अब लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं शुरू की। ये एक चीज ये कि जिन लोगों ने अप्रूवल्स दिए, कोर्ट ने उनको खींचकर लटकाने की बात नहीं की, उस पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, जो भी एक थोड़ी सी डायरेक्शन दी, लेकिन सख्ती से कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा ये कि जिन लोगों के घर हैं उनको तो मुआवजे के ऊपर बात ही नहीं हो रही, उनको तो वो तो बेचारे बेघर हो गए, उन्होंने तो कर्जों पे बैंकों से लिए थे, वो बिल्डर जो है उसको कैंसर हो गया, उसको कह दिया वो पैसे दे दे। ये फैसला तो आ गया, उसके मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर जब बात हो रही है तो लोग इत्मीनान में नहीं है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं बिल्डिंग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के,
इफेक्ट्स को भी देखे। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये तो सियासी काम है। ये तो यहाँ की सिंध गवर्नमेंट का काम है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली उनके खिलाफ एक्शन ले, सबको पकड़ के बंद कर दे और सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। फिर आप देखिए कैसे नहीं होगा काम, सब पैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ कोई करने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग खुद ही इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। सबसे बड़ा इशू ये यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद फयाब और मोहसिन शेखानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस न्यूज ब्रेक के बाद देखते हैं कि लोग अब क्या करें। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नस्ला टावर का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तोड़ा जा रहा है। फैसले के मुताबिक एहतजाज जारी है। आबाद का तमाम सियासी जमातें आबाद के साथ खड़ी हैं, तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आबाद के साथ खड़ी हैं। इस फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले 7-8 और भी फैसले आए, लेकिन उस पर उतना सख्ती से अमल दरामद देखने में नहीं आया, सिवाय रॉयल पार्क वाले मामले पे और अलादीन पार्क को तोड़ने के हवाले से। और भी 4-5 फैसले हैं। फयाज इलियास साहब मोहसिन शेखानी साहब से पहले आबाद के चेयरमैन थे। जब से एक क्राइसिस शुरू हुआ है, फयाज इलियास साहब और मोहसिन शेखानी साहब ही लीड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हुकूमत से मिल रहे हैं, लोगों को सहारा दे रहे हैं, इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज साहब, ये जो और फैसले हैं वो भी बिल्डर्स, डेवलपर्स, जाहिर है उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके खिलाफ हैं, वहां पर ऐसा क्यों सख्ती से अमल दरामद नहीं हो पा रहा? बहुत शुक्रिया फैसल साहब आज इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम में। देखिए, सब हमारा कहना और हमारा ये मानना है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा आला अदलिया का इदारा है, तो ये हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम उसके तमाम फैसलों को कबूल भी करें और उसी तरीके से माना भी जाए। जी जी। लेकिन आज दोहरा मेयार है इस मुल्क में, अगर हम ये देखें कि अगर एज ए बिल्डर्स जो लेजिट से एक बिल्डिंग लेके बिल्डिंग के सालों में जाके बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो रातों रात और चंद ही दिनों में आप देखते हैं कि उनके फैसले आते हैं कि उन बिल्डिंगों को डिमोलिश कर दिया जाए और इमीडिएटली उन प्रोजेक्ट्स को आप एग्जीक्यूशन जो है उनके ऑर्डर की एग्जीक्यूशन भी हो जाती है। वेयर इज ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो एक आप 7 नहीं तकरीबन कोई 13 के करीब जो है ये ऐसे ऑर्डर्स जो हैं वो हुए हुए हैं। ये 13 ऑर्डर्स हुए हुए हैं, 13 ऑर्डर हुए हुए हैं इन फील्ड, जिसमें से हम देखते हैं कि वो जो प्राइवेट डेवलपमेंट्स हैं या कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है विदाउट रिटर्न ऑर्डर अभी इन फील्ड नहीं होता कि उससे पहले उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है और उसको आप बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं उसको। रिटर्न ऑर्डर आता नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर पे पहले अमल दरामद शुरू हो जाता है। उससे पहले अमल दरामद शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो वो 13 ऑर्डर्स में से बहुत सारे ऐसे जो ऑर्डर्स हैं जिसमें अगर आप देखें शारा फैसल पे आपको बिल्डिंग जो अपने हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उन्हीं के ऑर्डर हैं कि फैल्कन मॉल जो है उसको आप क्यों नहीं गिराया जाता, वो कमर्शियल जमीन पे वो कमर्शियल लैंड नहीं है, पर्पस ऑफ लैंड जो कमर्शियल नहीं है वहां पे बना हुआ उस पे आज तक कुछ नहीं हो सका। आप देखें राशिद मिनास पे एक जो सैनमा बना हुआ उस पे आप उस पे कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो है ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम कहते हैं जो इलीगल एरिया इलीगल डेवलपमेंट हो रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आबाद हमेशा उसके खिलाफ है। आबाद खुद चाहता है कि एक शहर एक खूबसूरत जो है शहर हमारा होना चाहिए, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो इदारों से तमाम अप्रूवल लेने के बाद अगर बिल्डिंग्स बनती है या प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और वहाँ सालों साल से लोग रह रहे होते हैं, आप कहते हैं उन बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, ये जुल्म है। फयाज साहब, अभी हम आपको ज्वाइन करने से पहले मोहसिन साहब कह रहे थे कोई एक हमारा मुतालबा ये आबाद का कि एक कोई एनओसी मुस्तनद करार दे दी जाए, एक इदारा उन्होंने नाम ले दिया यूनाइटेड नेशन से जो है वो करवा दिया अप्रूव, कोई एक इदारा हो जिसके बाद ये तय हो जाए कि हाँ यहाँ से लेने के बाद एनओसी लेने के बाद बिल्डिंग के खिलाफ फैसला नहीं आएगा और लोग मुतमईन हो जाएं। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा इदारा हो सकता है? सिंध हुकूमत बनाए, वफाकी हुकूमत बनाए, कराची केएमसी एडमिनिस्ट्रेटर कोई बना दें, सुप्रीम कोर्ट बना दे, कौन सा इदारा हो जहां से मालूम हो कि हाँ ये अब सनद मुस्तनद है? देखें फैसल साहब, दुनिया भर में अगर आप देखें इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से एक डिपार्टमेंट होता है जहां से जो एनओसीज या उसके अप्रूवल दी जाती है उसके बाद कहीं पे कोई रुकावट नहीं आती है। हमें आज ये मजबूरन कहना पड़ रहा है
क्योंकि हमने 17 एनओसीज और अप्रूवल्स मुकम्मल तौर पे लेने के बाद जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें ये ऑर्डर मिलते हैं कि ये सरकारी मशीनरी सरकार को ये ऑर्डर आ जाते हैं अदलिया की तरफ से, आप बिल्डिंग तोड़ दे। तो हमें तो आज ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हम जाके किससे अप्रूवल लें, कौन सा ऐसा ऑथेंटिक इदारा है, हमें या तो सुप्रीम कोर्ट हमें लैंड की वेरिफिकेशन करके भी सुप्रीम कोर्ट दे दे, हमें अप्रूवल जो बिल्डिंग्स के वो भी सुप्रीम कोर्ट करके दे दे, ताकि हमारे अगर हमारा आज सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे बड़ा हमारा ये सबसे नहीं सर बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन यही वो सबसे बड़ा तुम्हारे मुल्क का इदारा है जिसके आबाद के मौजूदा और साबिका चेयरमैन जो हैं वो कह रहे हैं कोई इदारा बनाया जाए। फयाज इलियास साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ही इदारा बना दे, वहां पे रजिस्ट्री में कोई इदारा बना दे और वो मुस्तरद सब चीजों को देख के ठप्पा मारना शुरू कर दे कि हाँ आपका कागज ठीक है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने काम ठीक किया या ठीक नहीं किया। ये वाकई संजीदा बात कर रहे हैं, वाकई संजीदा बात कर रहे हैं। आप देखें कि बाज़ जगहों पे तो एनओसी देने के बाद लोग कहते हैं हमारे सिग्नेचर नहीं है। क्या हम अप्रूवल लेने के बाद फोरेंसिक कराएंगे कि आपके सिग्नेचर है फैसल भाई के नहीं है? हर जगह कमाल हो रहा है, आप सोच ही नहीं सकते। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, लैंड डॉक्यूमेंटेशन, आपको कभी भी बोल सकते हैं कि ये जाली एंट्री है, स्टैम्प लग गई, बैन हो गया। आप क्या करेंगे? ये लोगों के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स, एक तरफ आप कहते हो इंडस्ट्री चले और दूसरी तरफ आम आदमियों की इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तानियों की घर नहीं। 56% कच्ची आबादियाँ क्या आबाद ने बनाई है शहर में? क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी हो रही है, आज भी 700 बिल्डिंगें बन रही है, क्या आबाद बना रही है? आबाद तो वो इदारा है जो कह रही है हमें अप्रूवल दे दो, हमें एक रास्ता बताओ ताकि हम कारोबार कर सके। ऐसा ना करें कि बाद में बिल्डिंग तोड़ के हमारे घरों पे, हमारे बच्चों के पास आप भेजें कि पैसे दो, तुम्हारे बाप ने बनाई थी ये बिल्डिंग। कैसे होगा ये कारोबार? हम तो आज उस सिचुएशन में हैं कि ये चीज़ें वज़ीर आज़म को भी हम कह रहे हैं, हम सीएम साहब को भी कह रहे हैं, गवर्नर साहब को भी कह रहे हैं, हमने बिलावल साहब से भी कहा, हम चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा हम कारोबार करने आए हैं, हम कोई वो नहीं, अल्लाह ना करे अगर आप लोग नहीं चाहते हमें बता दे, हम चीज़ों को, लेकिन ऐसा तो ना करें कि बिल्डिंग भी तोड़े और हमारे घर पे पैसे लेने के लिए भी लोगों को कतार में लगवाएं। कोई और जिम्मेदार नहीं है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसने ज़मीन दी उसको नहीं पूछ रहे, केएमसी ने ज़मीन दी उसको नहीं पूछ रहे, इदारों ने एनओसी दी उसको नहीं पूछ रहे। तो ये तो एक स्टार्टिंग है, तो हमें तो कारोबार करना है ना। या तो अच्छा, ये जिक्र कर रहे थे फयाज इलियास साहब, वो साबिक चेयरमैन हैं, आप मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा 7 फैसले नहीं हैं, ऐसे 13 फैसले हैं, लेकिन चंद फैसलों के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है और कमिश्नर दौड़े हुए हैं और मशीनों के साथ तोड़फोड़ हो रही है और मुसलसल हो रही है, और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वहां पर लाठीचार्ज भी हो रहा है आबाद के लोगों पे। ये बाकी जो फैसले हैं वो नो गो एरिया बने हुए हैं, वहां पर कमिश्नर नहीं जाते, वहां पे डिप्टी कमिश्नर नहीं जाते, वहां कोई तोड़ने के लिए नहीं जाता, और आबाद के मेंबर है? नहीं, कोई आबाद के मेंबर नहीं है। बेसिकली वो पूरा दिल्ली कॉलोनी आपने कहा इलीगल है, कंटोनमेंट के आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बुलाया, आपने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया, पीएनटी कॉलोनी 60 गज की बिल्डिंग, 12 फ्लोर बिल्डिंगें बन रही है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, बिल्डिंगें गिर भी रही हैं, लोग भी मर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वो सारी, मतलब जो और आपने फैसले किए, आप कम से कम उन फैसलों पे तो मतलब इतना प्रेशर तो कभी नहीं रहा कि कल 144 लगा दी कि हम अब उस बिल्डिंग के करीब से भी नहीं गुजर सकते। ये तो कमिश्नर ने किया ना, ये तो सिंध हुकूमत ने किया। मतलब सिंध हुकूमत ने किया, मतलब हम क्या, मतलब ऐसी चीजें हम तो मैं समझता था सिंध हुकूमत आपके करीब है, नासिर शाह साहब आपके करीब हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आपके करीब है, सईद गनी आपके साथ खड़े हुए हैं, ये सारी चीजें इतनी करीब होने के बावजूद भी जो है वो आपकी पिटाई भी हो रही है, आंसू गैस भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ये तो सब लोगों ने देखा। ये कमाल है। गुरबत के बाद भी हमारे साथ यही हाल हुआ, लेकिन हमारी बात भी अभी हुई इन लोगों से, और इन्होंने कहा अभी हमें कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाते, हम इस पे काम करते, हमारे साथ बैठे भी हैं सीएम साहब और बात भी हुई है। लेकिन अपना बिल तो हमारे लोग कह रहे हैं कि कल आपने अपना बिल तो पास करा लिया, ये बिल पास नहीं हो रहे, तो लोगों को तो फीलिंग आएगी ना जब आप इस तरीके से करते कुछ हो कुछ और रहा है, नज़र नहीं आ रहा। देखिए जब नज़र नहीं आएगा तो लोग तो कहेंगे, और एहसास महरूमी तो होगी, शहर कराची के साथ होगी। एक ही फैसले अलग अलग तरीके से हो रहे हैं,
इस्लामाबाद में कुछ और, बहरिया के लिए फ़ैसला कुछ और, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए कुछ और कराची में रहने वालों के लिए कुछ और यहाँ पर भी जो फैसले हैं उसमें कुछ फैसलों पे अमल दरामद, कुछ और, कुछ पर फैसलों कुछ पे कुछ और। तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं, हम कहाँ, हम अदलिया का तो एहतराम, हम तो कह रहे हैं कि अदलिया चीज़ों को बेहतर करे, सो मोटो ले रही है, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ले, डिसाइड करें कोई चीज़ें फ़ायदा हो। लेकिन हमारे अपने केस इसी ज़मीन के नस्ला टावर के KMC और सोसाइटी का केस 18 साल से हाई कोर्ट में है, उस पर डिसाइड नहीं हुआ कि ये लीज़ के पैसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से ये लीज़ नहीं हुई है, तो वो डिसाइड नहीं हो रहा और 6 महीने में आपने बिल्डिंग को तो गिरा दिया, तो लोग क्या करेंगे? लोगों बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब। मामला जाएगा, हड़ताल अब तक आबाद की जारी है, मुतालबा बहुत सिंपल सा है, कौन सा एक ऐसा इदारा हो जहां से सनत पे ठप्पा लग जाए और ये तय हो जाए कि ये मुस्तनद चीज़ है और पाकिस्तानी वहाँ पे अपनी सरमायाकारी कर लें, ख़रीद लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मुस्तनद इदारा ना बन सके और दोबारा फिर अब उस ख़रीदारी के ऊपर, उस सरमायाकारी के ऊपर ऑर्डर आ जाए कि इसको बम से उड़ा दो या इसको तोड़ दो। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तानी अच्छा क्यों नहीं खेल रहे और बांग्लादेश से भी अंडर प्रेशर खेलेंगे, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्रिकेट, जैसे ही हम T20 से निकले, टेस्ट मैच में आए, ऐसा लगा कि हमारे बैट्समैन, हमारे हीरोज़ को बैटिंग नहीं आती, भूल गए। डबल स्कोर करने वाले भी बहुत कम प्लेयर्स रहे हैं। अब तो मैच के ऊपर ज़रा शाहीनों ने दोबारा से गिरफ्त अपनी कर ली है, 39 पे 4 आउट हैं और शाहीन आफरीदी की अच्छी बॉलिंग, 3 उन्होंने आउट की। हसन अली ने दूसरी इनिंग में बांग्लादेश को एक खिलाड़ी आउट किया है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या है जब इतना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे और सामने वाली टीम इतनी कमज़ोर है, उसके बावजूद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। मैच ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से निकल रहा है जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है। नसीम राजपूत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ही हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नसीम, ऐसा लगता है बहुत सारे बैट्समैन भूल जाते हैं। अजहर अली तो ऐसा लगता है क्रिकेट बैटिंग भूल गए, ऐसा क्या है, ऐसे क्या गैप है कि हम T20 से निकलते हैं और उसके बाद जब टेस्ट में आते हैं तो एडजस्टमेंट में बड़ा टाइम लगता है? फैसल भाई, माइंडसेट का गेम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसी टीम अपोनेंट होता है सामने, उसी तरीके से खेलती हुई दिखाई देती है। अगर बांग्लादेश के भी कई सारे की प्लेयर अवेलेबल ही नहीं है, ना शकीब खेल रहे हैं, ना तमीम इकबाल खेल रहे हैं, ना सोनिया सरकार खेल रहे हैं, एक लाइन महमूदुल्लाह इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर तो है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिर्फ एक स्पिनर तेजुल इस्लाम के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बावजूद कि कल पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने 145 रन का आगाज फराम किया था, 185 चाहिए थे बांग्लादेश के स्कोर तक पहुंचने के लिए, लेकिन आज सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कल बांग्लादेश के साथ हुआ था कि सुबह आके हसन अली ने उन्हें आउट किया था, वरना 204 रन की पार्टनरशिप हो गई थी दोनों मुशफिकुर रहीम और लिटन दास के दरमियान, जब उनके 49 पे 4 आउट हो गए थे। लेकिन हमारा स्कोर 49 पे 4 नहीं था, हमारा 145 पे कोई आउट नहीं था। इसमें फैसल भाई, मैं माइंड सेट की जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जो कल बैटिंग की थी 145 रन, वो 2.1 की औसत से रन बनाए थे आपने। एक ओवर में अगर आप 2 रन की औसत से बैटिंग करेंगे और जब आप सेट हो गए इस पिच पे, आपको पता है कि गेम टर्न ले रही है, पाकिस्तान ने चौथी इनिंग भी इसी पिच पे खेलनी है जहाँ गेम में मजीद टर्न लेना है। नसीम, मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, एक चीज बताएं, अजहर अली क्यों है टीम में और असद शफीक क्यों नहीं है टीम में? देखिए, ये बात इतना बड़ा सवाल आपने किया है, ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि 19-20 परफॉर्मेंस थी, 18-20 नहीं थी असद शफीक और अजहर अली की, लेकिन अजहर अली को आज तक कैरी किया जा रहा है। असद शफीक डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है, असद शफीक दिखाई नहीं दिए। देखिए, आप जाहिद महमूद बनते थे इस मैच के अंदर जिनका ताल्लुक दादू से है, लेकिन आपने साजिद खान को शामिल किया। यहाँ पर डिजर्व करते थे इमामुल हक, क्योंकि इमामुल हक के पास एक्सपीरियंस था। जब धानी की बारी आती है तो आप कहते हैं उनका एक्सपीरियंस कम है, उनका वो लड़काना से ताल्लुक है। लेकिन अब्दुल्ला शकीब ने 50 रन जरूर स्कोर किए, लेकिन यहाँ तो इमामुल हक डिजर्व करते थे। आपने इतना एक्सपेंड किया भाई, आप जाके वो इम्प्रूव कर गए, लेकिन आपकी पसंद नापसंद का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
और ऐसा लगता है जाहिद महमूद जो दादू से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अभी रमीज राजा के आने के बाद भी पसंद नापसंद का मामला चल रहा है। मैं समझ रहा था कि रमीज राजा जब आएंगे तो ये सियासत पसंदीदगी खत्म हो जाएगी और मेरिट पे चीजें हो रही होंगी। असद शफीक तो क्वालिफाई करते हैं हर एंगल से, उनको टीम में न ले जाके नुकसान नजर आ रहा है, नुकसान टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। फैसल साहब असद शफीक को आज से बाहर नहीं किया, वह आज असद शफीक को टीम से बाहर किए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जिस वक्त मिसबाह-उल हक ने चार्ज संभाला था उसके थोड़े अरसे के बाद ही असद शफीक टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन अजहर अली जिन्हें उन्होंने ओडीआई का कप्तान भी लगवाया था वो टीम से आज तक बाहर नहीं हुए, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कैसी भी हो। अजहर अली की सूरत में आपको एक्सपीरियंस दिखाई देता है, असद शफीक की सूरत में एक्सपीरियंस दिखाई नहीं देता। मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर शाहनवाज धानी लाड़काना से ताल्लुक रखते हैं या जाहिद महमूद दादू से ताल्लुक रखते हैं, उनका पासपोर्ट पाकिस्तान का ही है। ऐसा नहीं हो कि धानी के मामले में आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, जाहिद महमूद के बारे में राय मुख्तलिफ हो जाए और बाकियों के बारे में मुख्तलिफ हो जाए। देखिए सिंध की बी टीम ने कल 3 टाइटल जीते और सिंध का खिलाड़ी दिखाई नहीं देता टीम में। 3 टाइटल फैसल भाई, उन्होंने 3 भी जीता, उन्होंने ओडीआई भी जीता, उन्होंने T20 भी जीता, कल मुकम्मल कर लिया ग्रैंड स्लैम, लेकिन लड़का दिखाई नहीं देता, ये अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, एक चीज और बताएं, आबिद अली को जरा डिस्कस करते हैं। उनकी शानदार सेंचुरी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेले, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फॉर्म को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जब उन्होंने आखिरी मैच खेला था। अगला मैच वहीं से सीक्वल लगता है बिल्कुल। अब ये उनकी महारत जो है वो स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, लोग खुश भी हो रहे हैं, उनमें एतमाद भी बहुत जबरदस्त है। आप क्या देख रहे हैं, आबिद अली का फ्यूचर क्या नजर आता है? आबिद अली अब मुस्तनद पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन बन गए और ये इनिंग उनकी खासी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि गेंद खासा टर्न दे रही थी। ओपनिंग बैट्समैन ज्यादातर नए बॉल को खेलता है, फास्ट बॉलर को खेलता है, लेकिन उन्होंने अपनी इनिंग को जिस तरह ड्राफ्ट किया अगेंस्ट स्पिनर, ये एक बड़ी चीज थी कि आबिद आखिरी चंद सेकंड बाकी है, बताएं कि मैच का रिजल्ट क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने वैसे ग्रिप तो कर ली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि चांस है कोई बांग्लादेश का इस टेस्ट मैच में वापसी का? फैसल भाई 150 रन में आउट करना पड़ेगा इन्हें। अभी 83 रन की ऑलरेडी लीड हो गई है, ठीक है। 39 पर 4 कर दिया पाकिस्तान ने, 3 आउट कर लिए, 6 रन देके चैलेंज से अफरीदी ने, लेकिन पाकिस्तान को इन्हें 150 के अंदर आउट करना रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया हो रहा है, माजरा चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। असल मामला है जो इस वक्त दुनिया को दोबारा से कोरोना घेर रहा है, एहतियात एहतियात एहतियात। बहुत सारे डिसीजंस हो रहे हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, सफरी पाबंदियां लग रही हैं, बूस्टर की बात हो रही है, नई वैक्सीनेशन की बात हो रही है। नज़र रखनी पड़ेगी अपने इर्द गिर्द, और दोबारा से मास्क पे जाना पड़ेगा, दोबारा से हाथ को धोना पड़ेगा, दोबारा से डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो ये जो भी हमें थोड़ा से ईजी हुई है लाइफ की, दोबारा बंद हो जाएगी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।